नमस्कार। आज हम मुंबई में हुए WAVS 2025 समिट पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये वो इवेंट था जिसने वाकई भारत को ग्लोबल क्रिएटिव इकोनॉमी के नक्शे पर बहुत मजबूती से रखा। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का फोकस यही रहेगा कि कैसे ये समिट ने खासकर मीडिया, फिल्म, डिजिटल कंटेंट में भारत को एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद की। दरअसल WAVS 2025 सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये ना भारतीय रचनात्मक उद्योग के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा साबित हुआ। अच्छा। हाँ, इसने दिखाया कि भारत अब सिर्फ टैलेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि बिजनेस अवसरों और ग्लोबल पार्टनरशिप का भी सेंटर बन रहा है। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो कहानी को और मजबूत करते हैं। हाँ बिल्कुल। 1328 करोड़ रुपए से ज्यादा के कुल सौदे, इसमें B2B वाले कितने थे? कुछ 971 करोड़। हाँ, B2B लेन देन 971 करोड़ के आसपास थे और 3000 से ज्यादा B2B मीटिंग्स हुई। ये तो बहुत प्रभावशाली आंकड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सफलता मिली कैसे और इसका मतलब क्या है हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए? देखिए, व्यावसायिक सफलता से शुरू करते हैं। ये जो 1328 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब भारतीय क्रिएटिव टैलेंट पर बड़ा दांव लगाने को तैयार है। और ये भरोसा क्यों आ रहा है, क्या लगता है? शायद ये भारत के बढ़ते डिजिटल इकोसिस्टम, यहाँ का बड़ा डोमेस्टिक मार्केट और लगातार जो वर्ल्ड क्लास कंटेंट बन रहा है उसकी वजह से है। ये डील्स फिल्म, म्यूजिक से लेकर VFX, एनिमेशन सब तरफ थी। सही है। तो पैसा तो आया, ये साफ है, लेकिन क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ ठोस पार्टनरशिप्स बनी? क्योंकि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने के लिए वो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस समिट ने कई अहम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की नींव रखी है। जैसे एक मिसाल है फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव और न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी के बीच समझौता। अच्छा, इसमें क्या है? इसके तहत न्यूजीलैंड में पहला भारतीय फिल्म फेस्टिवल होगा। सोचिए, इंडियन सिनेमा के लिए ग्लोबल पहुंच का एक नया दरवाजा खुल गया। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। और रूस के साथ भी कुछ चल रहा था। हाँ, ओनली मच लाउडर यानी OML और रूस की बड़ी कंपनी गैसप्रोम मीडिया, इनके बीच क्रॉस कल्चरल फेस्टिवल्स और कॉमेडी म्यूजिक शोज को को प्रोड्यूस करने पर MOU के लिए बातचीत अनाउंस हुई। इसी तरह प्राइम वीडियो और कोरिया की CJENM के बीच एक मल्टी ईयर डील हुई है। प्रीमियम कोरियन कंटेंट भारत और दुनिया भर में आएगा। कोरियन कंटेंट तो वैसे भी काफी पॉपुलर है। बिल्कुल। और UK के साथ भी को प्रोडक्शन की बात पक्की हुई है, देवी चौधरानी और वायलेटेड जैसी फिल्में। तो ये जो अलग अलग देशों के साथ समझौते हुए हैं, ये क्या दिखाते हैं? ये बस ऐसे ही हो गया या कोई बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगता है? नहीं, ये महज इत्तेफाक तो नहीं लगता। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ वेस्ट के साथ नहीं, बल्कि एशिया, रूस जैसे अलग अलग मार्केट्स के साथ भी एक्टिवली पार्टनरशिप बना रहा है। मतलब एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और ग्लोबल क्रिएटिव बाजार में एक अहम प्लेयर बनने की इच्छा को दिखाता है। ये तो हुई इंटरनेशनल बात। हाँ, लेकिन इस तरह की ग्लोबल सक्सेस के लिए घर में भी तो मजबूत सपोर्ट चाहिए होता है। राज्य सरकार का क्या रोल रहा? ओह बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ बहुत एक्टिव रोल निभाया। समिट के दौरान मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में 8000 करोड़ के MOU साइन हुए। 8000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने इन्वेस्टर्स को एक क्लियर सिग्नल दिया। इसमें किस तरह के निवेश थे, कुछ आइडिया? इसमें देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े नामों के साथ मिलकर टैलेंट डेवलपमेंट पर फोकस है। करीब 1500 करोड़ हर एक के साथ। अकादमिक पार्टनरशिप भी? हाँ, और साथ ही प्राइम फोकस जैसी कंपनी के साथ 3000 करोड़ और गोदरेज के साथ 2000 करोड़ के बड़े करार भी हुए हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को मजबूत करेंगे। तो महाराष्ट्र एक तरह से हब बन रहा है क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल, इससे रोजगार के भी काफी मौके बनेंगे। ये बड़े निवेश तो ठीक हैं, लेकिन वो जो 3000 से ज्यादा B2B मीटिंग्स हुई थी, उनका क्या महत्व था? क्या वो सिर्फ नेटवर्किंग थी? नहीं, वो सिर्फ नेटवर्किंग से कहीं ज्यादा थी। आप देखिए कौन शामिल था। मेटा, गूगल, Amazon, X, स्नैप, स्पॉटिफाई, DNEG, नेटफ्लिक्स, एनवीडिया जैसे ग्लोबल दिग्गज। सारे बड़े नाम। हाँ, और सबसे खास बात ये थी कि इन मीटिंग्स ने छोटे शहरों के उभरते हुए क्रिएटर्स को सीधे इन्वेस्टर्स, बायर्स और पॉलिसी मेकर्स से जुड़ने का एक मौका दिया। ऐसा पहले कहाँ होता था? सही बात है।
इसने टैलेंट और अवसर के बीच की दूरी कम की। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि वेव्स 2025 ने भारतीय क्रिएटिव इकोनॉमी में एक नई जान फूंक दी है। हाँ, इसे हम एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक कह सकते हैं। इसने न सिर्फ भारत की क्रिएटिव ताकत दुनिया को दिखाई, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां आर्ट और कॉमर्स साथ साथ चल सके। ये क्रिएटर्स को उनकी कला के लिए ग्लोबल पहचान और कमर्शियल सक्सेस दिलाने की दिशा में एक बहुत ठोस कदम है। ये भारत को क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का ग्लोबल पावर हाउस बनाने की नींव रखता है। और क्या इस समिट का असर अब भी दिख रहा है? मतलब क्या फॉलो अप एक्शन हो रहा है? बिल्कुल, इसकी गूंज अब भी है। न्यूजीलैंड वाले फिल्म फेस्टिवल की तैयारी चल रही है। भारत रूस सहयोग पर काम आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में जो MOUs हुए थे, उनके तहत निवेश और प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। अच्छा, हजारों क्रिएटर्स के लिए इससे नए रास्ते खुल रहे हैं, ये तो पक्का है। तो संक्षेप में कहें तो वेव्स 2025 ने भारत को ग्लोबल क्रिएटिव स्टेज पर मजबूती से खड़ा कर दिया, बड़े बिजनेस अवसर बनाए और इंटरनेशनल रिश्तों को भी नई दिशा दी। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की शुरुआत है। इसका असर आने वाले सालों में और गहरा दिखेगा। चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। वेव्स 2025 से जो निवेश और इंटरनेशनल अटेंशन मिला है, उसको देखते हुए अगला अनसस्पेक्टेड क्रिएटिव फील्ड कौन सा हो सकता है जिसमें भारत एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे? सोचने वाली बात है।